नमस्कार, मैं सतीश कांत। आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर ज्योतिष आचार्य व वास्तुशास्त्र के ज्ञाता श्रीमान डॉक्टर दानवीर भारद्वाज जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। श्री सतीशकांत जी, आपका हमारे यहाँ बहुत स्वागत है और आपके चैनल के बारे में भी काफ़ी सुना है। आज बड़ी प्रसन्नता हुई, आप लोग अपनी पूरी टीम के यहाँ पर पधारे हैं। जी, आप बताएं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या जानकारी आपको चाहिए। पहले तो डॉक्टर साहब आपको पवित्र पावन सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत श्रावण मास की शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आज हमारे समाज में या अपने देश में जी एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो प्राचीन वैदिक भारत है उसकी परंपराओं को देश खोता जा रहा है और सो कॉल्ड या तथाकथित एक मॉडर्न समाज की तरफ बढ़ रहा है, जिसका ना तो अर्थ है और ना ही उसकी कोई चेतना है और ना उसका कोई भविष्य है। आप जैसे युवाओं को वैदिक जड़ें जो मजबूत करने का काम कर रहे हैं और समाज में बड़ा मखौल भी उड़ता है इसके बारे में आपका क्या कहना है कि वैदिक सभ्यता कितनी ज़रूरी है भारतवर्ष के लिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे समाज में पूरी तरह मखौल उठता है, परंतु सभी प्रकार के लोग पृथ्वी पर हैं, हमारे देश में भी हैं। यदि हम अपने कुछ पुराने बीते हुए समय में जाते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि उस समय कुछ ऐसे देखते थे कि अरे ये तो पंडित जी है। कुछ फिल्मों के द्वारा हमारे मार्केट में मैसेज भेजे गए कि ये हिंदू है तो पाखंडी है, ये पंडित है तो ये है उसमें है। परंतु आज के समय में आप देखें तो बहुत ही पढ़ी लिखी जनरेशन इस कार्य के अंदर में आ रही है। ज्योतिष को की सत्यता को उसका अपने, क्योंकि जो चीज़ आपकी ओरिजिनल होगी वो उसको कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता जी। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति पर हजारों साल अदर संस्कृतियों के आक्रमण रहे, परंतु उसको दबाया गया, कभी मिटाया नहीं गया। अब वो धीरे धीरे इतनी तेज़ी से उभर करके आ रही है। आज आप देखें विदेशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएई में, हर जगह हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत तेज़ी से अपनाया जा रहा है। लोग इसके वैज्ञानिक तत्वों को समझ रहे हैं और वो बहुत सारे लोग ऐसे आश्चर्य करते हैं कि इतनी वैज्ञानिक संस्कृति है इस दुनिया के अंदर में है, उनसे आज तक कैसे वो दूर रहे जी। और ऐसे मेरे पास में बहुत सारे उदाहरण है। मैं कई देशों में गया हूँ, बहुत लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कुछ समय शुरू में हमें लगा था ऐसा कि इस कार्य के अंदर में इतना मान सम्मान नहीं है या इज्जत नहीं है, लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। परंतु अब हम महसूस करते हैं, गौर करते हैं कि लोग बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदेश से मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हैं जी। बहुत हमारे यहाँ के वही पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते थे, आज नए नए बच्चे भी इस विद्या को जान रहे हैं। इसकी साइंटिफिक जो गुणवत्ता है, जो इसमें बहुत ही जो रिसर्च कार्य हमारे संतों ने, हमारे मुनियों ने इसमें किया है, जो बहुत ही अद्भुत है, आज उसको लोग जान करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इस पर डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं आज के समय में काफ़ी। और लोग, बहुत सारे लोग इसको कैरियर के रूप में भी देखते हैं। आचार्य जी, भारत जो है, आर्यवर्त जिसे हम कहते हैं, उसने ही अंक को भी दुनिया को जनवाया और अंक शास्त्र भी उसके द्वारा ही दुनिया में उसका प्रचार प्रसार हुआ। नासा जो है, जो अंतरिक्ष की खोजों में सबसे अग्रणीय संस्था है, वो बहुत रुपए खर्च करके ये पता लगा पाती है कि सूर्य ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण कब है। और जबकि आप जैसे और बहुत ज्योतिष आचार्य बहुत पूर्व से, लगभग लाखों करोड़ों साल पहले से ही हम बिल्कुल सटीक ये जानकारी देते हैं कि बिल्कुल इस समय तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा और इस समय सूर्य ग्रहण पड़ेगा और किस किस जगह से देखा जाएगा, किस जगह से देखा जाएगा। और इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि कई दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ इस बारे में पीएचडी कर रही हैं, स्कॉलरशिप की। भारत के ज्योतिष इसका अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ है या फिर कुछ और है इसके बारे में? देखो, आपने कुछ और तो कैसे हो सकता है। सच्चाई ये है कि हमारी पूरी संस्कृति, हमारे वेद, या आप जिस साइड से भी कोई भी ग्रंथ उठा के देखेंगे, सभी वैज्ञानिक रहस्यों से भरे हुए हैं। हमारी पूरी संस्कृति, ज्योतिष विद्या पूरी वैज्ञानिक है। ये
ज्योतिष को एस्ट्रो में इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो साइंस। एस्ट्रो का मतलब ही जो हमारे खगोल विज्ञान है, ये पूरी खगोल की विज्ञान है और ये बहुत ही सटीक इसके अंदर में अध्ययन है। और लोग हैरान इसलिए होते हैं कि लोग समझते थे या कुछ कम एजेंसियां या कुछ देश ऐसा समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, हम पढ़े लिखे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, परंतु जब उन्होंने झांक करके देखा है तो उनको पता चला है कि हमारे भी गुरु बैठे हुए हैं। यदि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, पूरी दुनिया में संस्कृति का देने वाला है, ज्ञान का देने वाला है, मैथमेटिक्स का देने वाला है, तो वो ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। कुछ विशेष तत्व ये लेकर के बैठा है, दुनिया आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं है। और क्योंकि लोगों ने अपना सत्ता को ऊपर रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बीच में दबाया गया हमारी संस्कृति को, परंतु उसके अंदर में इतनी साइंटिफिक है, इतनी ओरिजिनल है कि उसको दबाना नामुमकिन है। और आज पूरा विश्व इसके सामने नतमस्तक है, हार मान रहा है। मेरे पास में यदि कभी समय मिला तो मैं आपको मिलवाऊंगा, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरे पास में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अमेरिका से, कनाडा से या कई देशों के अच्छे ग्रुप हैं, डॉक्टर्स हैं। हमारे यहाँ के भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी की जन्मपत्री बनाते हैं तो जन्मपत्री में ये आ जाता है कि जैसे हम उसके अंदर में नाड़ी शोधन होता है, अंत मध्य आदि 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। ग्रहों के द्वारा कौन सी उम्र में क्या रोग होने की संभावना है, किस किस प्रकार की व्यक्ति की प्रवृत्ति रहेगी, उसका स्वभाव, नेचर, गुण, प्रवृत्ति, शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मबल, इन सब का, जैसे कि हम आत्मबल का सूर्य से अध्ययन करते हैं, मानसिक बल का हम चंद्र ग्रह से अध्ययन करते हैं, शारीरिक बल का हम मंगल ग्रह से अध्ययन करते हैं, व्यक्ति की बुद्धि, उसकी मेमोरी किस प्रकार की रहेगी, उसका हम बुध ग्रह से अध्ययन करते हैं। ज्ञान, क्योंकि आजकल जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है जी, समझदार है। पढ़ा लिखा होना है कि नॉलेज है। किसी ने इंजीनियरिंग की, उसको इंजीनियरिंग की नॉलेज है, डॉक्टरी की है, उसको मेडिकल की नॉलेज है, मैंने ज्योतिष पढ़ा है, मुझे ज्योतिष की नॉलेज है। परंतु ज्ञान यानी कि विजडम अलग चीज़ है। हमारे यहाँ के जो पुराने लोग हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो ज्ञान के साथ साथ में हमें बुद्धिमत्ता यानी कि ज्ञान भी सिखाता है, जिसको हम बृहस्पति ग्रह से देखते हैं। तो हर ग्रह के अपने दायित्व में, और ये एक ऐसी साइंस है कि यदि आपने एक बार इसका अध्ययन शुरू कर दिया तो मैं दावा करता हूं कि लोग अपना काम नौकरी छोड़ करके इसमें डूब जाते हैं कि ऐसी साइंस है। उसको लगता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं कि उसको लगता है तो सरप्राइज, व्यक्ति के जन्म से पहले उसका पता लग जाता है कि इस पे कि आने वाला जो वंश है, गुण है, उसका किस प्रकार का नेचर स्वभाव रहेगा, ये बच्चा क्या करेगा जीवन में, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मेडिकल साइंस में जाएगा, आर्टिस्ट बनेगा, न्यूज़ एंकर बनेगा, संवाददाता बनेगा, प्रवक्ता होगा। ये व्यक्ति के जन्म के समय पर ही उसका पता लगा लेते हैं। और आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं कि हम अपने बच्चे को किस लाइन में डालें। हम उसके अंदर में बच्चे का साथ में स्टडी करते हैं, बच्चे से भी बात करते हैं, ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, और इन सब अध्ययनों के बाद में हम उनको जो सटीक रास्ता दिखाते हैं, इनको किस लाइन में जाना चाहिए, और मैक्सिमम सक्सेस लोग रहे हैं। यदि मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊं, यदि मैं देखूं तो मेरे दादाजी, क्योंकि मेरे परदादा श्री जहरिया लाल जी उनका नाम था, वो बहुत ज्योतिष के प्रकांड विद्वान रहे हैं। अपने हाथ से उन्होंने ग्रंथ रखे, उस समय पंचांग बनाते थे। उनके बाद में मेरे दादाजी, मैं आपको एक परिचय कराता था उनकी। ये पत्रिका जो पंचांग है हमारे यहाँ से हर साल ये जो प्रसारित होता है, ये मेरे परम पूजनीय दादाजी हैं श्री कृष्णदत्त जी, और ये मेरी फोटो है। मैं इनको जो है संपादन करता हूँ। इसमें हम पूरी सटीक गणना के साथ में पंचांग देते हैं। और इसके अंदर में हमने जब ज्योतिष में हमारे पास में आते हैं लोग, तो उनको हम जो बताते हैं कि जब मैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था तो उन्होंने मेरे 8वीं क्लास में गुरुकुल में मेरा एडमिशन करा दिया। सब लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। हम बचपन में चोटी रखाते, सखा होती थी, और लोग बच्चे मजाक उड़ाते थे, और पंडित जी महाराज कोई गच्छे अलग अलग तरीके के कहते थे। तो कई बार हमें अच्छा नहीं लगता था। एक जब हम थोड़े से बड़े हुए, समझदार हुए, विद्या को जाना, ज्योतिष को जाना, हमारे दादाजी गुजर गए, तो उसके बाद में मैंने जब जन्मपत्रियों का इनका अध्ययन करना शुरू किया, तो मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत दूरदर्शिता रख करके मुझे इस लाइन के अंदर में लेके आए।
शायद मैं और जो लाइन में चाहता था उसमें शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाता जी। जी। ये मेरा खुद का है। यदि मेरे दादाजी को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता तो और भी जैसे मेरे मित्र हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे इस क्लास में बहुत सारे जो बच्चे थे, सभी लोग सक्सेस नहीं हैं अपने अपने में। जो बहुत स्कॉलर थे, होशियार थे, आज भी वो अनसेटल हैं। पर डॉक्टर साहब, देश में एक दौर ऐसा आया, या उसे कहा जाए प्रोपेगेंडा समाज ऐसा आया, उसने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि संस्कृत तो बिल्कुल बेकार भाषा है, और जो अपने शास्त्र हैं या ज्योतिष है या वास्तु शास्त्र है, ये अंधविश्वास को मानने वाले लोगों की है। परंतु जब दुनिया ने इसको जाना, जब दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने ये माना कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी जो भाषा है वो संस्कृत है, और घर बनाने की जो विधि, और भारत में ऐसे मंदिर हैं और ऐसे भवन हैं जो हजारों वर्ष पहले बने हैं, जिनका आज भी बाल भी बांका नहीं हुआ है, ये भारत के वास्तु शास्त्र के द्वारा ही हुआ। और भारत की ज्योतिष शास्त्र के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं कि इतना सटीक है कि जिसको नासा या फिर और भी स्पेस एजेंसियां उसका अनुमान नहीं लगा सकती, वो भारत का ज्योतिष शास्त्र हजारों साल पहले और हजारों साल बाद का भी बिल्कुल सटीक अनुमान लगाता है। तो वो जो प्रोपेगेंडा उनका अब धीरे धीरे फेल होने लगा है। अगर जो सरकार और या फिर कुछ संस्थाएं आगे आएँ और इस अपने जो अतीत में जो कुछ भारत रहा है उसको दोबारा से पुनः उत्थान करें, या फिर जो अपने वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें आपको लगता है कि आगे भी ज्योतिष शास्त्र आगे भी कुछ ऊंचाइयां छू सकता है? अवश्य। ज्योतिष अब, क्योंकि अब हमारी संस्कृति दोबारा से लोग उसको जान रहे हैं। एक ये प्रचलन देखा गया है नॉर्मली, जैसे कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर प्रोपेगेंडा बहुत हैं, और ये एक सौभाग्य भी है कि बहुत सारी संस्कृतियों को ये देश समाये हुए है। यदि कोई भी वस्तु आती है तो उसके विरोधी भी आवश्यक हैं। यदि कोई भी अच्छी चीज़ है उसके विरोधी भी है, और कोई यदि नेगेटिव वस्तु है तो उसके चाहने वाले भी हैं। यदि कहीं बहुत सारे, अब हमारा गाय का दूध है, घी है, अमृत है, बहुत सारे लोग उसको पसंद करने वाले हैं, कोई लोग उसको नहीं पसंद करने वाले हैं। कुछ लोग शराब आदि जो इस दूषित पदार्थ हैं, कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ये समाज है, सभी तरह के लोग चल रहेंगे। परंतु आज के समय में बहुत आप देखते हैं जैसे कि बहुत विकसित देशों में हिंदू संस्कृति बढ़ती जा रही है। अमेरिका तेज़ी से अपनाता जा रहा है, कनाडा तेज़ी से अपनाता जा रहा है। कारण यही है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग है वो बहुत ही उत्तम है। क्योंकि और संस्कृतियों में लोग मॉडर्न तो बन जाते हैं, परंतु लास्ट में फर्स्टेड हैं, पति पत्नी में बार बार झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, 3-3 शादियां कर रहे हैं, उसके बाद में भी जीवन में चैन नहीं है, और अपना पूरा जीवन का ध्येय पैसे को बना लिया है। जीवन का अर्थ है, हमारे ऋषियों ने इसको 4 भागों में विभाजित किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब अर्थात हमारी संस्कृति के साथ में हमारे जो कर्तव्य हैं जी, वो सब धर्म के अंतर्गत हैं। हम किसी से नियम से चलें, किसी का अहित ना करें, दूसरे किसी अपने लालच से, अपने स्वार्थ के अंदर में हम किसी का बुरा ना चाहें, किसी की दूसरी की वस्तु के ऊपर हम अपना कब्जा अधिकार ना जमाएं, ये सब धर्म के अंतर्गत है। धर्म ही हमें जीना सिखाता है। उसके बाद में अर्थ, अपने जीवन यापन के लिए पूंजी अर्जित करना, ये भी व्यक्ति का धर्म है। काम, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं सब पूरी होना, हमारे जो जीवन में हमारे गोल हैं, टारगेट हैं, उनको पूरा करना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना, ये हमारे सब काम के अंदर में है। और जब इनसे व्यक्ति जब तृप्त हो जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये किसी और संस्कृति में देखने के लिए नहीं मिलता। आपने एक प्रश्न किया वास्तुशास्त्र के लिए, मैंने भी वास्तुशास्त्र में पीएचडी की है, ज्योतिष में पीएचडी की है। ये आप जो देख रहे हैं डिग्रियाँ, ये पीएचडी की है, और ये एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है जिसकी आज से हजारों लाखों साल पहले इसकी शोध किया गया, खोजें की गई, और आज के डेट में भी एक शोध को करने में 10-10, 20-20, 30-30 साल, 50 साल लग जाते हैं। उस शोध को लेके आते हैं, फिर उसके बाद में पता चलता है हमें 10-20 साल पीछे इसके तो साइड इफेक्ट हैं। ऐसी बहुत सारी, जैसे एलोपैथी में दवाइयाँ आई, तुरंत पेन किलर आई, इससे बड़ा आराम पड़ जाता है। जब उसके बाद में साइड इफेक्ट आते हैं तब पता करता है कि इनको छोड़ो जी। एक नया रिफाइंड निकाल दिया,
बाद में पता चलता है कि इसी से हार्ट अटैक हो रहे हैं। हमारे ऋषियों ने, आप गौर से देखिए, प्रत्येक वस्तु जो उन्होंने अपनाई जी। वो सब उत्तम गुण वाली थी, चाहे वो कष्ट थोड़ी मेहनत से प्राप्त होती हो। आज के समय में, आधुनिक समय में मशीनें होती हैं, प्रचार प्रसार का समय आ गया है, एक चीज़ का अलग तरह का झूठा प्रचार करते हैं। आप टीवी के ऊपर ऐड देखिए, एक कोई किसी सॉफ्ट ड्रिंक की, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जी, उसकी जी। ऐड करेंगे, एक हीरो आएगा, वो आसमान से कूदेगा, पहाड़ों से कूदेगा, चलती गाड़ी को आएगा और फिर वो पी करके कहेगा "आह, ठंडा आया मजा जी"। बाद में पता है हड्डियाँ सबसे ज़्यादा वही गलाता है। तो हमारी संस्कृति के अंदर में जो भी वस्तु है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी की है और इसको बुजुर्गों ने बहुत शोध करके अपनाया है। वास्तुशास्त्र का मतलब है वास माने रहना, बिल्कुल। निवास करना, जी। एक उत्तम तरीके से जीवन यापन करना, निवास करना, जैसा मकान जो हमारे लिए वंश वृद्धि का कारक हो, धन वृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, मोक्ष का कारक हो, आत्मतृप्त हो, ये सब वास्तु के अंदर में है। और जब हमने अध्ययन किया, पहले मैं भी सोचता था कि ये एक बहुत छोटी एक आर्किटेक्चर विधि है कि हमें मकान बनाना है, घर बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, जैसे कि एक आर्किटेक्ट का एक पुराना कोर्स है। जी। परंतु इस विद्या के बारे में जब हम जाने तो ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें निकल करके आती हैं जो कल्पना से परे है, जिसके लिए मैं पीएचडी कर चुका हूँ और 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ा सागर बाकी है जो हमें जानना है, सीखना है जी। और ऐसी ऐसी कलाएं इसके अंदर में हैं कि 100, 200, 500 साल तो क्या शायद हजारों साल तक इमारतें ऐसी अपनी बिल्कुल चिर यौवन को वो रहती हैं कि जैसे अभी ये बना करके तैयार की हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने जी। इसे अपना एक धंधा बना लिया। जी। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। टीवी पे आते हैं कि भाई हरी चटनी खा लो, लाल चटनी खा लो, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उन्होंने लोगों की जो आस्था थी उसके संग एक खिलवाड़ किया और बड़े बड़े टीवी चैनलों ने भी उनको खूब दिखाया, उनका प्रचार करा। हमारे दर्शक समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं कि भैया आपने गाय देखी है, या फिर आप ये काम कर दो, लाल चटनी इतने समोसे खाए हैं, या फिर आपने लाल से खाएं तो हरी से क्यों नहीं खाएं। इस प्रकार से लोगों को अंधविश्वास की तरफ ले जाया गया, या फिर ये कह सकते हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, क्या होता है कि आज का जो समय है वो इकोनॉमी समय है। लोगों को अपने संस्कृति, कई लोगों के लिए धर्म, सब कुछ पैसा बन चुका है। जी। और ये एक आधुनिक समाज का एक नियम हो गया है कि जिस व्यक्ति ने जितनी तरक्की पैसा कमाया उसने उतनी तरक्की की है, उतना विद्वान है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पहले लोग उसके गुण जी। से लोगों की पहचान होती थी, आज के समय में पैसा से होती है। जी। तो मैं सब उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि हम जिस संस्कृति का पालन करें उस संस्कृति से कुछ अच्छा सीखें और धन की लालसा को छोड़ करके, धन तो देखिए जिस कार्य को हम कर रहे हैं इसमें धन की पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु व्यक्ति को लालच त्याग करके, क्योंकि ये एक सेवा का कार्य है, जनहित का कार्य है। रामायण में भी कहा है ना, वैद्य गुरु सचिव वैद्य गुरु मंत्री भय बिन बोले आस, राज धर्म तन तीन गई बे गई होई नास। तो जो गुरु है, जो क्योंकि ये गुरु पद के ऊपर बैठे हैं, लोग सम्मान से देखते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, अपने दिशा निर्देशन के लिए आते हैं, अपनी पूरी जीवन की सलाह करने के लिए उनसे आते हैं कि हम क्या व्यापार करें, किस लाइन में अपने बच्चे को डालें हैं, हमें किस प्रकार से शादी करनी चाहिए, कौन सी लड़की या वर हमारे लिए उत्तम है, घर कैसे बनाना चाहिए। जो मार्गदर्शन के लिए आते हैं उनको गुरु के रूप में पूजें, उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ये निंदनीय है। लोग पैसे के लालच में, धन के लालच में बहुत गिर गए हैं। मैं क्योंकि टीचिंग का काम करता हूँ, ज्योतिष और वास्तु काफ़ी लंबे समय से पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बस शुरुआत कुंडली की बस थोड़े से अक्षर ही जानते हैं, कुंडली का ग्राफ के बारे में जैसी उनको जानकारी होती है तुरंत ही वो अपना प्रचार एडवर्टाइज यूट्यूब पर, फेसबुक पर कर देते हैं और फिर हमसे सहायता लेंगे, कह देंगे कि गुरुजी ये कुंडली दे दो, मैं आपका अध्ययन करूंगा फिर बताऊंगा। बड़ी बड़ी फीस लेंगे, फिर वो हमसे हेल्प लेने के लिए आते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि देखो आप करो, पर किसी के लिए अपने लालच में किसी का गलत मार्गदर्शन ना हो। मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि यदि मुझे समय लगता है या कठिन या व्यक्ति उसका गलत नाजायज फायदा उठाता तो मैं मना कर देता हूँ, या बहुत जो कार्य नहीं हम जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है तो भी हम उनको हाथ जोड़ देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर लोगों को गुमराह करना अपने लालच में, ये निंदनीय कार्य है।